हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सारस्वत एंड आज हम कर रहे हैं नवंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं एंड 15 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को देखने के बाद आप उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16 क्वेश्चन है नवंबर 2020 एग्जाम पेपर का। द मेजर साइन ऑफ ARF इज increased serum creatinine level, elevated blood cholesterol, decreased blood pressure और decreased body mass density। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज्ड सीरम क्रेटिनाइन लेवल। गाइस, जब किसी भी पर्सन में कोई भी व्यक्ति अगर उसकी किडनी डैमेज होती है या फिर उनकी किडनी में कोई भी खराबी आती है या फिर डायबिटीज की वजह से या किसी और कारण से अगर उनकी किडनी में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उनका यूरिया और क्रेटिनिन लेवल वो डिसबैलेंस जरूर होता है। तो जब कोई एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट होता है तो उसका सबसे पहला साइन यही होता है कि उसकी बॉडी में जो क्रेटिनाइन एंड यूरिया लेवल है वो हाई होगा। और साथ में उनके साथ एक हाइपर कैलेमिया की कंडीशन भी देखी जाती है। हाइपर कैलेमिया होता है कि जो पोटेशियम होता है उसका लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। तो उससे और इसके साथ साथ तो गाइस, जो ARF है, ये ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर, तो इसमें हमारा GFR लो हो जाता है। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड में यूरिया और क्रेटिनाइन लेवल यानी कि जो गंदगी है वो ब्लड में ही रह जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर यूरिया और क्रेटिनाइन लेवल आपको हाई दिखता है। इसके साथ साथ ARF के कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे जो किडनी डैमेज वाले या किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें वाटर रिटेंशन यानी कि फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि स्वेलिंग या फिर इडीमा आ जाता है उनकी बॉडी में। साथ ही साथ उनका यूरिन आउटपुट लो हो जाता है या कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। तो उसके साथ साथ में ब्रीथ शॉर्टनेस भी देखी जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं ARF के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। इसके बाद जो है एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो गाइस, ऐसा हो सकता है अगर वो पेशेंट कार्डियोवास्कुलर का भी है तो उसमें ये कंडीशन देखी जा सकती है, बट ये ARF का साइन नहीं है। दूसरा है डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ये भी इसका साइन नहीं है। अगर पेशेंट अगर कार्डियोवास्कुलर या CVD का पेशेंट है तो उसमें ये कंडीशंस देखी जा सकती हैं। दूसरा है डिक्रीज्ड बॉडी मास डेंसिटी, तो ये भी इसका लक्षण या इसका साइन नहीं है। तो जो मेजर साइन वैसे पूछा है इन्होंने, तो मेजर साइन किसी भी किडनी पेशेंट का अगर आप देखोगे, किसी को पता करना है कि ये किडनी का पेशेंट है या नहीं है, तो उसका सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो यूरिया और क्रेटिनाइन चेक किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ये फर्स्ट, दैट इज इंक्रीज्ड सीरम लेवल। वन सेकेंड, मैं मार्क कर देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज 17, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग स्पाइसेस। किसके यूज से ये जो है माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, या कौन सा ऐसा है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। तो गैस, ये सारे जितने स्पाइसेस है ना, ये सारे ही एंटी माइक्रोबियल है। कोई एंटी बैक्टीरियल है, कोई एंटी फंगल जैसा रिएक्शंस देता है। और जैसे देखिए एसो फोइटिडा है यानी कि हींग, तो ये भी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल है। एनीसीड यानी कि सौंफ, ये भी, इन पे कई रिसर्चेस हुई हैं। और अगर आप इन्हें अलग एक एक को सर्च करोगे ना तो आपको हर किसी में दिखाई देगा कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक की तरह ये यूज होते हैं। तो गाइस, ये एनटीए ने जो आंसर दिया था इसका, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। उन्होंने जो फाइनल आंसर की थी उसमें लिखा, उसमें ड्रॉप्ड आया था वो, मतलब उसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था और ना ही इनमें से कोई आंसर सही है। तो गाइस, ये सारे जितने भी हैं, ये पांचों के पांचों यहाँ आपके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट emphasized that the modernization could be achieved by increased productivity, economic growth and industrialization।
सो इनमें से कौन सा ऐसा पैराडाइम है डेवलपमेंट का या कौन सा मॉडल है जो ये बात कहता है कि डेवलपमेंट कैसे हम अचीव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, यानी कि औद्योगिकीकरण के साथ। तो इसमें जो न्यू पैराडाइम है वो ये बात नहीं कहता है। न्यू पैराडाइम जो डेवलपमेंट का है उसमें न्यू और ओल्ड पैराडाइम था पहले। तो ओल्ड पैराडाइम कहता था कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट काम करे जिससे कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को सिर्फ फॉलो करना होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, काम करेगी, और तब मतलब कंट्री का किसी का भी डेवलपमेंट होगा। बट जो न्यू पैराडाइम आया है उसमें ये बात कही गई है कि जो सिटीजन्स हैं एंड जो गवर्नमेंट है दोनों को ट्रेवलर की तरह काम करना है। मतलब वो गवर्नमेंट भी काम करेगी और सिटीजन्स भी काम करेंगे, यानी कि दोनों कोऑपरेटिव वर्क करेंगे तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये हमारा न्यू पैराडाइम है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो कि ये न्यू पैराडाइम है, ये ह्यूमन वैल्यूज को कंसिडर करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यू पैराडाइम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये जो इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ऐसा कोई मॉडल वैसे मुझे आई मतलब इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, और ना ही मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में, मुझे कुछ मिला नहीं है इम्पोर्टेंट। तो ये डेवलपमेंट का ऐसा कोई मॉडल, आई डोंट थिंक ऐसा कोई मॉडल है। अगर कोई होगा तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके ऊपर बता दूंगी। तो ये इसका आंसर वैसे है नहीं। तीसरा हमारा ऑप्शन है डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। तो ये जो डोमिनेंट पैराडाइम है डेवलपमेंट मॉडल का, तो गाइस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे आपको पता है कोई वॉर होगी तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में, कहीं पे भी अगर वॉर होगी तो प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स क्रिएट होंगी। तो जब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो कुछ लोगों का ऐसा मानना हुआ कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब हो सकती है, जब आप लोग प्रोडक्टिविटी करें, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। अगर आपने कभी सोशियोलॉजी में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मॉडर्नाइजेशन और जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये आपस में कोरिलेटेड है। तो हमारा जो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल है ये इस बात को कहता है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है। ओके, तो ये मॉडर्नाइजेशन वाली अप्रोच है। मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है इनके लिए कि अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो वैसे ये जो इसका जो मेन मोटिव था इस डेवलपमेंट मॉडल का, वो यही था कि जब मॉडर्नाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बेसिक नीड्स डेवलपमेंट मॉडल हमारे एक पीताम्बर पंत नाम के व्यक्ति ने डेवलप किया था। तो ये मॉडल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की या फिर किसी भी सोसाइटी के रहने वाले पर्सन्स की अगर उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दिया जाए, तो वो अपनी जब उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो वो क्या होगा, कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो इनका मानना था कि जब किसी पर्सन की, किसी सोसाइटी की अगर कोई बेसिक नीड अगर कंप्लीट हो जाती है उस पूरी सोसाइटी की, तो देश का जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं था। तो ये वाला बिल्कुल अच्छे से इससे रिलेट करता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ केस स्टडीज। सो यहाँ पे नंबरिंग करना रह गया है, बट ये आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। सो ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल सो ऑब्जर्वेशनल केस स्टडीज होती हैं, हिस्टोरिकल केस स्टडीज होती हैं एंड सिचुएशनल होती हैं केस स्टडीज। बट डायमेंशनल केस स्टडीज नहीं होती है, ना ही एक्सपेरिमेंटल होती हैं। तो ऑब्जर्वेशनल कैसी होंगी, देखिए जब ऑब्जर्वेशनल केस स्टडी होती हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा केस स्टडी के बारे में। सो गाइस, केस स्टडी जो होती हैं, केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी इवेंट का या फिर किसी भी, मान लीजिए कोई केस जैसे कोई हेल्थ केयर पे कर रहा है, तो वो जो पेशेंट लेगा तो उन पेशेंट्स का वो अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, सारी उसकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है, उसे क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो उसका ऑब्जर्वेशन करेगा।
तो ये हमारी ऑब्जर्वेशनल केस स्टडी हो गई, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, इसमें वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ चुपचाप उसे देख रहा है, समझ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हो गया, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ मैनिपुलेशन नहीं। दूसरा हमारा है हिस्टोरिकल। तो देखिए, जो हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स होंगे या फिर जो रिसर्चर होंगे जो कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री वाले इवेंट्स की, अगर मान लीजिए कोई मिडिवियल या जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें कोई हुए हुए इवेंट की अगर कोई केस स्टडी करेगा, तो वो हिस्टोरिकली केस स्टडी हुई ना। तो वो क्या करेंगे, वो वहां पर जो उन्हें डेटा अवेलेबल होगा सिर्फ उसी से वो करेंगे, उसमें कोई वो मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो उसे अच्छे से उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारी हिस्टोरिकल केस स्टडी हो गई है। डायमेंशनल ये केस स्टडी नहीं होती है, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है इसका केस स्टडी का। देन हमारा आता है सिचुएशनल। तो ये जो सिचुएशनल केस स्टडीज होती हैं, सिचुएशनल जो केस स्टडीज का मोटिव या इनका जो एम होता है वो होता है कि आगे आने वाली सिचुएशंस को वो तो उनके बारे में वो फोरकास्टिंग करती हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशनल केस स्टडीज हो जाती हैं। आगे एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल तो केस स्टडी हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। किस इसमें सिर्फ हम जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल्स पे इफेक्ट देखते हैं, ना कि हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, और ना ही हम उसका कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिकल टाइप का होता है एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4, यानी कि ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ये फ्लावर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, कट द स्टॉक्स ऑफ फ्लावर्स इन द डिजायर्ड लेंथ, अरेंज द फ्लावर्स इन ऑर्डर ऑफ लेंथ इन कंटेनर, कलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल, ऐड वाटर इन कंटेनर, एंकर पिन और स्टेम होल्डर फॉर्मूला इन द कंटेनर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सामान इकट्ठा करोगे। उसके बाद क्या करोगे, फ्लावर्स लाओगे। तो फ्लावर्स लाने के लिए क्या करोगे, उसे कट करोगे फ्लावर्स के स्टॉक्स को। फिर क्या करोगे, अरेंज करोगे पॉट को जिसमें आप उसे रखने वाले हो फ्लावर्स को। फिर उन फ्लावर्स को अरेंज करोगे एंड देन उसमें पानी डालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे ये सारा रिक्वायर्ड मटेरियल। उसके बाद आप जो फ्लावर्स हैं उनका काटोगे, यानी कि फूल काटोगे, फूल का जो स्टॉक्स यानी कि उसकी थोड़ी सी टहनी के साथ उसे काटोगे। और उसके बाद आप जो है ये सेट करोगे पॉट, एंड उसके बाद आप उसमें फ्लावर रखोगे और फ्लावर के बाद वाटर ऐड करोगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमारा 4 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। तो सोशलाइजेशन refers Socialization refers to the process of inducting the individual into the social and cultural world, of making him a particular member in society and its various group. तो ये assertion है, then reason है, through socialization children and adolescents learn ways of their everyday lives and acquire skills of social interaction within the family with their peer group and other social groups। तो ये रीजन है, रीजन कह रहा है कि जो सोशलाइजेशन है उसके थ्रू तरीके सीखते हैं लोग, मतलब अडोलसेंट एंड चिल्ड्रन कि जो अपनी एवरीडे लाइफ है, यानी कि उनकी जो रोज की जिंदगी है उसमें कैसे इंटरेक्शन करना है इन सब के साथ, फैमिली, पीयर ग्रुप एंड अदर सोशल ग्रुप के साथ। और उसी के कारण से ये जो है वो एडजस्टमेंट कर पाते हैं किसी भी सोसाइटी में, अपनी फैमिली वगैरह में, ठीक है। सो ये भी सही है एंड ये भी सही है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि देखिए दोनों ही सही हैं, आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, मतलब लिस्ट वन और लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं एंड देन उनका मीनिंग से उसे मैच करना है, यानी कि वो चीजें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पहले दिया है मॉर्फोलॉजी एंड देन सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड सीमेंटिक्स। सो मॉर्फोलॉजी, और फिर यहाँ पे दिया है सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स इन्वॉल्व इन वर्ड फॉर्मेशन, सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। देन दिया है द वे
Words are combined to form acceptable phrases and sentences. Sound system of a language and system of using appropriate conversation and how to use language in context. So guys, मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वैसे ये बायोलॉजी का टर्म है, लेकिन जो लिंग्विस्टिक में इसका मीनिंग है, लिंग्विस्टिक में मीनिंग है इसका स्टडी ऑफ वर्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म एंड उनका रिलेशनशिप क्या होता है दूसरे वर्ड्स के साथ। तो इसके हिसाब से यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है, इसके हिसाब से जो इसका सही जो बैठ रहा है मीनिंग या इसका डिस्क्रिप्शन, वो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि है सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स इन्वॉल्व इन द वर्ड फॉर्मेशन। तो ये मॉर्फोलॉजी बताती है कैसे वर्ड बनते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। देन सिंटेक्स, तो सिंटेक्स आपने ग्रामर पढ़ी होगी, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आपने सिंटेक्स जरूर पढ़ा होगा। तो ये सिंटेक्स क्या होते हैं, रूल्स हाउ वर्ड्स कंबाइन टू सेंटेंस, की कैसे फ्रेज और सेंटेंस में वर्ड को कंबाइन किया जाता है। सो ये फिर जो सिंटेक्स है उससे मैच करता हुआ जो हमारा ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी कि द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। देन है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा ही होगा है प्रैग्मेटिक्स। तो प्रैग्मेटिक्स क्या है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में यूज होता है एंड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, मतलब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो कैसे यूज होंगे और किस तरह से यूज होंगे और क्या यूज है उनका, ये सब जो होता है वो प्रैग्मेटिक्स डील करता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसके हिसाब से वो है सिस्टम ऑफ यूजिंग, जैसे मैंने बताया हाउ दे आर यूज, तो सिस्टम ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन एंड हाउ टू यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंटिक्स। तो सीमेंटिक्स का मतलब ये तो बहुत कॉमन सी टर्म है, कम्युनिकेशन में यूज होती है। तो सीमेंटिक्स का मतलब होता है कि भाषा का क्या मतलब है, यानी कि ये होती है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो सीमेंटिक्स क्या है, भाषा के जो अर्थ है उसका अध्ययन होती है, होता है सीमेंटिक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा वो हमारा होगा सेकंड। तो इन सब के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो है सेकंड ऑप्शन, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली मैं एमसीक्यूज पोस्ट करती हूँ होम साइंस के, और पेपर वन के भी कभी कभी कर देती हूँ। एंड साथ में हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, और लेटेस्ट पीवाईक्यूज इनके 2020 का भी वहाँ पर अपलोडेड है, तो आप कर सकते हैं इफ यू वांट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।